हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रैक्शनल एम्पियर्स। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर देख लिया होगा। सो द सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को अगर मैं 10 पे रेटिंग 7 दूँ तो इसको मैं 8 या 9 तो डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपका EMI के कॉन्सेप्ट में कुछ वीकनेस है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी आने वाली है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो कि बच्चे अभी 12th में हो, आप लोगों ने इस टॉपिक को तो किया नहीं होगा, बट ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा अगर कोई रिपीटर है, वापस से तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस का पेपर देखना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो इस बार एडवांस दे चुके हैं और वो आंसर की मैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करता हूँ मैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना है, जो कि बहुत बार मैंने देखा एडवांस के बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज म्यू नॉट एन स्क्वायर V, where V is the volume, N is the number of turns per unit length। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दो कॉयल है ना, एक जो बड़ा कॉयल है, बड़े कॉयल का अगर सेल्फ इंडक्टेंस देखूँ मैं, इसका आएगा L1, इसको मैं बड़ा वाले को L1 बोल रहा हूँ। म्यू नॉट, इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में गिवन है N, क्रॉस सेक्शन एरिया है S, लेंथ D बोला गया है। दूसरे वाले का लेंथ D/2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया S/2 है, 2N टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। पूछा गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है। तो बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/√LC होता है। अब इस पे ना, क्योंकि L तो हमें पता नहीं है, C पता है हमको, C क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका जो L इफेक्टिव C है वो हमें निकालना है। L इफेक्टिव मतलब जो L इक्विवेलेंट है, बेसिकली जो L इक्विवेलेंट C है वो हमें निकालना है। अब इन दोनों का L इक्विवेलेंट कितना है वो देखते हैं। तो पहले का जो L1 है, पहले का L1 है म्यू नॉट N स्क्वायर टाइम्स ऑफ V कितना होगा, एरिया S है, लेंथ D है, तो ये पहले का आ गया। जो अंदर वाला है, जो छोटा वाला है, उसका देखते हैं। L2 आ जाएगा म्यू नॉट, इसका N हो जाएगा 2N स्क्वायर मतलब 4N स्क्वायर, S आ जाएगा S/2, और D का वैल्यू दिया है, लेंथ दिया है D/2। तो अगर आप देखोगे ना, ये भी आ जाता है आपका म्यू नॉट N स्क्वायर SD। ठीक है, तो लार्जर कॉयल का अगर मैं L मानूँ तो स्मॉलर कॉयल का भी L ही आ रहा है यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं, वो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस M टाइम्स ऑफ या K टाइम्स ऑफ रूट L1 L2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और कपलिंग फैक्टर इसमें 1 ले सकते हैं। कपलिंग फैक्टर 1 तभी होता है अगर मैं पूरे को एक के साथ दूसरा कपल कर दूँ, पूरा ही अगर कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये एम्पेरिकल वाला फार्मूला काम उतना नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बेसिक से ही सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था। अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। तो इस पर ना एक काम करते हैं, दो सर्किट लेते हैं। जो बिगर सर्किट है, जो बड़ा वाला सर्किट है, उसमें अगर मैं पोटेंशियल V मान लूँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार देखते हैं। इसको लिख सकते हैं कि V जो पोटेंशियल इसके अंदर है दैट इज़ इक्वल टू, मतलब इसका V नहीं मानते, काम करते हैं, इसका जो पोटेंशियल है ना V1 को क्या लिख सकते हैं, या फिर E1 जो इंड्यूस्ड EMF है, E1 क्या लिख सकते हैं इसको, L1 dI1/dt खुद के लिए जो EMF इंड्यूस होगा, प्लस दूसरे के लिए जो इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस dI2/dt। ठीक है, L1 आ जाएगा L dI1/dt। M का वैल्यू मुझे कुछ पता नहीं है, इसको रहने देते हैं, है ना। सिमिलरली छोटे वाले के लिए लिखते हैं। छोटे वाले के लिए क्या आएगा, E2, इसका आएगा L dI2/dt, L2 dI2/dt, है ना। और प्लस आ जाएगा इसका M dI1/dt, 1 के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और 2 के लिए खुद का सेल्फ इंडक्टेंस। अब इस पर एक बहुत बढ़िया सी बात देखो, अगर सेकेंड सर्किट को देखूँ मैं फॉर सर्किट 2, अगर KVL लगा दूँ मैं, तो KVL क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। इसमें तो बस एक ही है, E2 ही है, तो E2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, इसका जो वैल्यू है दैट कम्स अप टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा dI2/dt निकल के आता है -M/L dI1/dt।
ये यहाँ से di2/dt आ चुका है, इसको जाके यहाँ पे पुट कर दो, L di1/dt माइनस m/L di1/dt। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, आई थिंक मैंने एक m को मिस किया है ना, हाँ एक m को मिस किया, m² है। परफेक्ट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ से मैं E1 को लिख देता हूँ L माइनस m²/L di1/dt। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो E1 है वही मेरा कुछ v माइनस q/c ऐसा कुछ बनने वाला है। तो बेसिकली यही हो जाएगा ना कि दिस इज़ नथिंग बट d2q/dt²। इसको थोड़ा नीचे ला के लिखता हूँ मैं, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, मैं इसी पे सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। E1 इज इक्वल टू L माइनस m²/L, इसको लिख सकते d2q/dt²। तो आपको यहाँ से वो SHM वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। तो ये जो पार्ट है ये मेरा बन जाएगा L इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से आपका SHM वाला सिचुएशन बन रहा होगा, ये आ जाएगा आपका L इफेक्टिव। आपको L से ऑसिलेशन याद है, ऐसा ही कुछ बनता था, है ना? करेक्ट, बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे आप q/c लिखोगे, c को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर आपको मैं एक बार दिखा दूँ, अगर आपको याद हो, ये कुछ ऐसा माइनस q/c होता है, c को मल्टीप्लाई करोगे तो dq/dt² इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा ना। फिर दिखा देता हूँ आपको, d2q/dt² इक्वल टू माइनस 1/L इफेक्टिव c इंटू q। तो ये बन गया L से ऑसिलेशन का फॉर्म। तो यहाँ से आप L इफेक्टिव को निकाल सकते हो। ठीक है, अब भैया मुझे चाहिए पहले m तो मुझे पता नहीं है। अब m के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ? m के लिए आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ लिखेंगे ना कि m क्या है बेसिकली, अगर मैं phi थ्रू 2 निकालूँ तो m टाइम्स ऑफ क्या होता है, वो करंट थ्रू 1, ऐसा ही कुछ आता है। अब phi थ्रू 2 को क्या लिख सकते हैं और एक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 और एरिया ऑफ 2। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टू 1 इंटू एरिया ऑफ 2। मैग्नेटिक फील्ड टू 1 कितना होगा, μ0 Ni, और एरिया ऑफ 2 कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू जो भी एरिया है, विच इज़ d/2 टाइम्स ऑफ कितना, s/2, है ना? हर एक किसी निकल रहा है वो। तो यहाँ से मेरा जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू निकल के आता है 2 और 2 कैंसल्स आउट, तो यहाँ से μ0 n² ds/2 निकलता है। लिख सकता हूँ मैं ये, ठीक है ना यहाँ तक? तो यहाँ से आप लिख लो, थोड़ा कंजेस्टेड है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी में सोल्यूशन निकाल देने का, ताकि ये PDF में बाद में कहीं अपलोड करके आपको प्रोवाइड भी कर सकूँ। μ0 n² ds टाइम्स ऑफ I1, ये I1 है क्योंकि 1 का करंट है, और μ0 n² ds मेरा L है, पर 1/2 मिसिंग है यहाँ पे, तो ये हो गया L/2 I1। तो आपका यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आता है L/2, क्योंकि m और L/2 को कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू L/2 है। बढ़िया, अब यहाँ से L इफेक्टिव निकाल लेते हैं। हो गया मेरा L इफेक्टिव आ गया यहाँ पे, L माइनस m का वैल्यू L/2 है, L²/4L, L कैंसल्स आउट, ये बन जाएगा 3L/4। और जैसे ही L इफेक्टिव आ गया, आंसर इज़ 1/√L इफेक्टिव बाई C। तो मैं कहीं ऊपर आंसर लिख देता हूँ इसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ 1/√3L/4 टाइम्स ऑफ C, मतलब 2/√3LC। C आंसर आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार मैं स्टेप वाइज मार्क कर देता हूँ। पहले हमने यहाँ पे L निकाला, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है L2 निकाला। थर्ड स्टेप है हमने EMF लिखा। फोर्थ स्टेप है दूसरे कॉल पे EMF लिखा। फिफ्थ स्टेप है हमने यहाँ पे LC ऑसिलेशन वाला फंडा पूरा यूज़ किया। और फाइनली फिफ्थ स्टेप ये है कि जिसमें हमने फ्लक्स निकाल के म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल लिया। अल्टीमेटली सिक्स्थ स्टेप मैंने L इफेक्टिव सॉल्व किया। मैं सारे स्टेप्स को यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th 5th 6th, और इससे आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा लगा मुझे काफ़ी, मुझे भी सोचने में थोड़ा टाइम लग गया इसमें, बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यही आंसर होना चाहिए। एक बार फाइनल आंसर किया जाए फिर आपको समझ आ ही जाएगा, बट यही आंसर होगा मोस्टली। ठीक है, चलिए मार्क कर लीजिए इसको आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।